नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 9 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम एनालिसिस का जीएस देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार जो एनालिसिस के वीडियो मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सभी को पता है, उमेश चंद्र बनर्जी थे। उमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। उमेश चंद्र बनर्जी या उमेश चंद्र बनर्जी बंगाली नामों के वर्तमान जो अंग्रेजी शब्दावली द्वारा 29 दिसंबर 1844 से 21 जुलाई 1906 तक एक भारतीय बैरिस्टर थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष थे। 1844 में कलकत्ता में जन्मे उन्होंने ओरिएंटल सेमिनरी और हिंदू स्कूल में पढ़ाई किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेबी ने निवेशकों के लिए चैट बोर्ड का डैश अनावरण किया था। सेवा का अनावरण किया था। अगर बात करें पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी ने प्रतिभूति बाजार में निवेशकों की मदद के लिए सेबी वर्चुअल असिस्टेंट सेवा चैटबोर्ड को पेश किया है। सेवा चैटबोर्ड एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम चैटबोर्ड है जो कुछ निवेशकों के प्रश्नों का उत्तर देगा। वही बात करें, सेबी की स्थापना 1988 में भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा किया गया। बाद में इसे जो 1992 के प्रावधानों के अंतर्गत 1992 में एक वैधानिक निकाय बना दिया गया। और सेबी की मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रमोद अग्रवाल हैं। और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी है और इसकी स्थापना 1875 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेट इंडियन डेजर्ट को रेगिस्तान के रूप में जाना है। थार रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट को थार रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यह भारत और पाकिस्तान में फैला एक शुष्क क्षेत्र है। यह दुनिया के गर्म रेगिस्तानों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जीवाणु दूध को दही बदलता है? लैक्टिक अम्ल बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका ने नाइजीरिया के साथ 2024 में किस योजना की शुरुआत किया था? खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में किस वर्ष आर्थिक उदारीकरण हुआ था? 1991 में हुआ था। ये क्वेश्चन जो अभी तक 2-3 बार रिपीट हो चुका है। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनके तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। भारत में आर्थिक उदारीकरण से तात्पर्य देश की आर्थिक नीतियों को आर्थिक उदारीकरण है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को अधिक बाजार उन्मुख बनाना और निजी और विदेशी निवेश की भूमिका का विस्तार करना था। विशिष्ट परिवर्तन में आयात शुल्क में कमी शामिल भी था और उदारीकरण का मूल उद्देश्य उन प्रतिबंधों को समाप्त करना था जो इसे बाधा बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत है या नहीं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएस पे न्याय संगत नहीं है, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायोचित नहीं है, क्योंकि यदि उनका उल्लंघन होता है तो उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार न्यायोचित है, क्योंकि इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा इन्हें कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना की शुरुआत किया है? असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के तहत 10 लाख छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओमकारेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। ओमकारेश्वर बांध नर्मदा नदी की एक गुरुत्वाकर्षण बांध है जो खंडवा जिले के मध्य प्रदेश भारत में मंधाता के ठीक ऊपर है। इसका नाम नीचे की ओर स्थित ओमकारेश्वर मंदिर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसेटिक अम्ल पाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सन 1947-1951 तक किस विभाग के केंद्रीय मंत्री रहे थे? कानून एवं न्याय मंत्री रहे थे। माउंटबेटन को भारत का वायसराय किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत बनाया गया था। अगर बात करें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। इस अधिनियम के जरिए भारत को आज़ादी मिली और इसे 2 हिस्सों में बांटा गया। यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन से भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने 2024 के लिए FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? हरमनप्रीत सिंह ने जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पूर्व गोलकीपर PR श्रीजेश ने 2024 के लिए FIH प्लेयर ऑफ द ईयर और गोलकीपर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। ये पुरस्कार ओमान में आयोजित 49वें FIH स्टेचुरी कांग्रेस में दिए गए। हरमनप्रीत, जो 2 बार के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता है, को 63% से अधिक वोट मिले, जबकि श्रीजेश को 62% से अधिक वोट मिले। विजेताओं का चयन विशेषज्ञ पैनल, राष्ट्रीय हॉकी संघों के प्रशंसक और मीडिया के वोटों से किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH
IOC जो हॉकी का वैश्विक शासी निकाय है का मुख्यालय जो है लॉसन स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंदा देवी कहाँ स्थित है? सभी को पता है उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1982 में किया गया था। यह उत्तरी भारत में उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी 7,816 मीटर के शिखर के आसपास मौजूद है। राष्ट्रीय उद्यान 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में उत्कीर्णित किया गया। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों का निवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौसमी बेरोजगारी क्या है? मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें किसी भी विशेष मौसम में काम नहीं होने के फलस्वरूप श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के आतंकवाद विरोधी बैठक कहाँ हुआ था 2024 में? 14वीं सहयोग बैठक जो अगस्त 2024 में नई दिल्ली में किया गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? अनुच्छेद 50 करता है। और ये जो संविधान के भाग 4 में है जो एक DPSP यानी अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक राज्य के जो है DPSP का उल्लेख किया गया है। यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में काम की शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 43 में श्रमिकों के लिए निर्बाध मजदूरी का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 44 सभी को पता है समान नागरिक संहिता हो जाएगा। अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन को संगठन। अनुच्छेद 49 में स्मारक और प्राकृतिक महत्व के स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 सभी जस्ट में किए कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सितंबर 2024 से अगस्त 2027 तक किस आयोग की स्थापना किया है? 23वें विधि आयोग की स्थापना किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के गठन को मंजूरी दी है। इसका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है? अनुच्छेद 52 से 78 संबंधित है। अगर बात करें अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में इस बारे में बात करता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा और उसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि को 5 वर्ष तक परिभाषित करता है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों का उल्लेख है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई कितना है? 5,846 किलोमीटर है। अगर बात करें यह भारत में पूरी की गई सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। यह दुनिया की 5वीं सबसे लंबी राजमार्ग परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरता है। स्वर्णिम चतुर्भुज देश के केवल राष्ट्रीय राजमार्ग को गठन करता है, न कि राज्य राजमार्ग और ग्रामीण शहरी रोडवेज का। इस परियोजना के लिए टोटल जो है 600 बिलियन लागत का अनुमान लगाया गया था, लेकिन एक ऐसी परियोजना थी जो 308.58 बिलियन पर अनुमानित लागत के लाग आधे पूरी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश 1951 में आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था और उसके बाद उदारीकरण की नीति अपनाया था? भारत ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सुंदर बालचंद्रन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे हैं? बीना वादन के लिए जाने जाते हैं। सुंदर बालचंद्र एक भारतीय बीना वादक और फिल्म निर्माता थे। बालचंद्रन को 1982 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1948 में उन्होंने एक कन्नड़ फिल्म निर्देशन किया और 1954 में उन्होंने अंधा नाल का निर्देशन किया था। कुछ इंपॉर्टेंट जो है सभी वाद्य यंत्र जान लीजिए। बांसुरी के लिए हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, TR महालिंगम जाने जाते हैं। शहनाई वादन की बात करें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद हुसैन खान और कृष्ण राम चौधरी जाने जाते हैं। संतूरी वादन की बात करें तो पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित उल्लास बापट, पंडित तरुण भट्टाचार्य जाने जाते हैं। सरोद वादन की बात करें तो अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, ये सभी जो है सरोद वादन के लिए जाने जाते हैं। और सरोद सम्राट के रूप में जो है किसे जाना जाता है? अमजद अली खान को जाना जाता है। वही अली अकबर खान भी सरोद वादन के लिए जाने जाते हैं। मृदंगम की बात करें तो पालघाट मणि अय्यर, पुडुकोट्टई, दक्षिणामूर्ति पिल्लई और उमयलमपुरम के शिवरामन, ये सभी जो है मृदंगम वादन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सितार वादन के लिए जाने जाते हैं।
और पंडित रविशंकर को 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1938 में दरबार के संगीत अलाउद्दीन खान के अधीन सितार सीखने के लिए नृत्य छोड़ दिया था। शंकर ने अपने समकालीनों से अलग एक शैली विकसित की और कर्नाटक संगीत की परंपराओं के प्रभाव को शामिल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, काकोरी षड्यंत्र का निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1925 में हुआ था। यह एक ट्रेन डकैती जो 9 अगस्त 1925 को ब्रिटिश भारत सरकार के खिलाफ हुआ था। इसका आयोजन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा किया गया था। काकोरी षड्यंत्र के पीछे का विचार सरकार के धन को सुरक्षित करना था। ट्रेन में ब्रिटिश सरकार के पैसे के बैग थे। यहाँ शामिल लोगों में स्वर्ण सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी और दुर्गा भगवती चौहान वोहरा, रोशन सिंह। इसके अलावा सचिंद्र बख्शी, चंद्रशेखर आजाद, विष्णु शरण और दुबलीस, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल, सचिंद्र नाथ सान्याल और मनम नाथ गुप्ता शामिल थे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के संविधानता संग्राम के इतिहास के एक अध्याय काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितना होता है? उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। अगर इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो NaHCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबरनामा के पहले खंड में किसका वर्णन किया गया है? अकबर के जन्म, उनके पूर्वजों के इतिहास और बाबर, हुमायूं और दिल्ली के सूरी सुल्तानों का शासन का वर्णन किया गया है। अकबरनामा को उनके दरबारी इतिहासकार और जीवन लेखक अबुल फजल ने लिखा था। यह मूल रूप से फारसी में लिखा गया है। अकबरनामा का 3 खंड है। पहला खंड में अकबर के पूर्वज और उनके शुरुआती जीवन का वर्णन है। दूसरे खंड में अकबर के शासनकाल का घटनाओं का वर्णन है और तीसरे खंड में आईने अकबरी, जिसमें अकबर के शासनकाल से जुड़े आंकड़ों और शासन व्यवस्था से जुड़े नियमों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन वीणा एक संशोधित हवाईयन गिटार है जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार के रूप में जाना जाता है। यह डैश द्वारा बनाया गया और लोकप्रिय किया गया था। विश्व मोहन भट्ट द्वारा बनाया गया और लोकप्रिय बनाया गया। विश्व मोहन भट्ट एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत वादक है। वह जयपुर राजस्थान से है और विश्व मोहन भट्ट को 1994 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था। महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाले पहले गुप्त शासक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त राजा घटोत्कच के पुत्र थे और राजवंश के संस्थापक गुप्त के पोते थे। दोनों को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में महाराजा कहा गया है। वह उनके अगले उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त के पिता भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को डैश के रूप में जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे आमतौर पर मार्ले मिंटो या मिंटो मार्ले सुधार के नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जो ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी में सीमित वृद्धि लाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? पाइपलाइनों के माध्यम से भारत के सभी औद्योगिक क्षेत्रों को आपस में जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नरम दल और गरम दल कब अलग हुए थे? 1905 के बंगाल विभाजन के बाद अलग हुए थे। लखनऊ समझौता 1916 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो प्रमुख दल, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाले गरम दल और गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व वाले नरम दल के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना हुआ। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 के दौरान कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गया था। वादवादी MS गोपाल कृष्णन किससे जुड़े हैं? वायलिन वादन के लिए जाने जाते हैं। MS गोपाल कृष्णन कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में वायलिन वादक थे। उन्हें 1997 में मद्रास संगीत अकादमी की संगीता कलानिधि से सम्मानित किया गया। वे पद्म भूषण, पद्मश्री और कला मैमनी संगीता कलानिधि और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट के सभी कंप्लीट हो गए। चलिए अब सेकेंड शिफ्ट के सभी प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री वेनेला सीताराम शास्त्री को 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वह किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। श्री वेनेला सीताराम शास्त्री आंध्र प्रदेश के रहने वाले। उनका जन्म 20 मई 1955 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में अन्नाकापल्ली गांव में हुआ था। वे प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म संगीतकार थे और साल 2019 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और नवंबर 2021 में उनका निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्पेन ने कितनी बार यूरो कप चैंपियनशिप जीता? चौथी बार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सा सुपर कंप्यूटर का शुभारंभ किया?
परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 26 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है। अगर बात करें भारतीय राज्य में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। जूट खरीफ की फसल है। भारत में महत्वपूर्ण प्राकृतिक फाइबर फसलों में जूट शामिल है। दुनिया के जूट की खेती में गंगा डेल्टा का योगदान लगभग 85% है। वित्त वर्ष 2019 में भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य बन गया। दुनिया में जूट का सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है। अगर बात करें न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम है और भारतीय राज्यों में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक ओडिशा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलोढ़ मिट्टी फसल की खेती के लिए अच्छी क्या होता है? चावल, गेहूं, गन्ना, तंबाकू, कपास, जूट, मक्का, तिलहन, सब्जी और फल, इन सभी के लिए जलोढ़ मिट्टी बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर बल 25 न्यूटन है तो 100 न्यूटन बल करने के लिए कितना कार्य किया जाएगा? यानी जो है इसको बढ़ाना पड़ेगा, यानी 4 गुना करना पड़ेगा। बल को बढ़ाना होगा और बल के वेक्टर मात्रा बल बढ़ाने के लिए बल की दिशा और परिमाण दोनों का ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर के लेखक कौन है? संजीव जोशी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक जान लीजिए 2024 में लॉन्च हुआ था। एक समंदर मेरे अंदर के लेखक संजीव जोशी है। असम का राजनीतिक इतिहास के लेखक डॉक्टर राजेंद्र जैकिया है। स्मृति वन 2001 के गुजरात के भूकंप के पीड़ित की स्मृति का एक अद्वितीय उदाहरण के लेखक गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। असम के सुरवीर लाचिल बरफुकन के लेखक अरूप कुमार दत्ता है। भविष्य को उर्वरता बनाना उर्वरक आत्मनिर्भरता की ओर भारत का कदम, इसके लेखक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया है। अगर बात करें एक असामान्य प्रेम सुधा और नारायण मूर्ति का प्रारंभिक जीवन के लेखक चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी है। गांधी 3 अभियानों में एक जीवन के लेखक एमजे अकबर और के नटवर सिंह है। मोदी हरित भविष्य को ऊर्जा प्रदान करना, इसके लेखक आर के पंचनंदा, विवेक देवराय, अनिबान गांगुली और उत्तम कुमार सिन्हा है। भाग्य के 4 सितारे के लेखक जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। संस्कृति के आयाम के लेखक मनोरम मिश्रा है। महाकविताई के लेखक बैराम मुक्तू है। राम मंदिर ट्रस्ट मंदिर की एक साझा विरासत के लेखक गीता सिंह और आरिफ खान भारती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सभी को पता है, कोसी को कहा जाता है। कोसी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। इसकी कुछ मुख्य धाराएं तिब्बत में नेपाल की सीमा से आगे बढ़ता है और बिहार में प्रवेश करता है। बिहार में यह नदी भयंकर बाढ़ लाने और बार बार दिशा परिवर्तन के लिए कुख्यात रही है, जिसके कारण बिहार में काफी क्षति उठानी पड़ी थी। इसके चलते कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वहीं बात करें बंगाल का दुख जो है दामोदर नदी को कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में ये खत्म हो चुका है। उड़ीसा का दुख जो है महानदी को कहा जाता है। असम का दुख ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव है? भारत में हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव के रूप में माना जा सकता है। चलिए देखते हैं, मिट्टी की उर्वरता का नुकसान, मिट्टी का क्षरण, भूजल के स्तर में कमी, मृदा विषाक्तता यानी कीटाणुओं और रासायनिक के अधिक उपयोग से जल संसाधनों की कमी, मशीनों से बेरोजगारी, भूमिगत जल प्रदूषण, भूमिगत जल की लवणता, मानव और पशुधन रोगों की घटनाओं में से वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जिला अदालत के न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक अनुभव कितने साल का होता है? जिला जज बनने के लिए कम से कम 7 साल तथा वकील के प्लीडर का अनुभव होना जरूरी है। इसके अलावा उच्च न्यायालय से नियुक्ति की सिफारिश भी लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 को दिल्ली सल्तनत के लाहौर प्रांत वर्तमान में ननकाना साहिब पंजाब पाकिस्तान के तलवंडी गांव में हुआ था। वह सिख धर्म के संस्थापक और 10 सिख गुरुओं में से पहले थे। 55 वर्ष की आयु के आसपास नानक देव जी करतारपुर में बस गए और सितंबर 1539 में अपनी मृत्यु तक वहीं रहे। हाल ही में करतारपुर कॉरिडोर को भारत और पाकिस्तान सरकार ने सिख श्रद्धालुओं के लिए खोला था। गुरु नानक देव जी का उपदेश सिख ग्रंथ साहिब में पाया जा सकता है, जो गुरुमुखी में लिखे गए छंदों का एक संग्रह है, जो गुरु अर्जुन देव द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांसे की नर्तकी की मूर्ति डैश में मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद से हो जाएगा। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौस्तिकीय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है, जबकि तैत्तिरीय व शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। ऑक्सीजन एक रासायनिक तत्व है। ऑक्सीजन के नाभिक में 8 प्रोटॉन होते हैं और ऑक्सीजन को O से दर्शाया जाता है।
1857 की क्रांति के दौरान चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या था? अहमदुल्ला शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश की जनजाति कौन सी है? हिमाचल प्रदेश के 7 प्रमुख जनजातियां हैं: किन्नौर जनजाति, गुज्जर जनजाति, लाहौली जनजाति, गद्दी जनजाति, स्वांगला जनजाति, पंगवाल और खम्पा जनजाति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2024 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन से नए खेलों को शामिल किया गया? स्क्वैश को शामिल किया गया। आम्र वर्षा किस राज्य में होता है? केरल व कर्नाटक में होता है। आम्र वर्षा मानसून पूर्व वर्षा कहलाता है। ये केरल और कर्नाटक राज्यों में सामान्य घटना है। ये बारिश आमों को पकाने में मदद करता है और गर्मी के मौसम के अंत में होता है। इन्हें अप्रैल की बारिश भी कहा जाता है। हारमोनियम किस वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है? सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। हारमोनियम एक सुशीर वाद्य यंत्र है जो सुशीर वाद्य यंत्रों में वायु के कंपन से स्वर बनाते हैं। हारमोनियम में भी वायु के निकलने से स्वर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री किसके अध्यक्ष होते हैं? अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 में प्रावधान के आधार पर गठित एक संवैधानिक निकाय है। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास विधानसभा के रहित केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक राष्ट्रपति शासन के तहत राज्यों के राज्यपाल और केंद्रीय मंत्रिपरिषद कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री हैं जिन्हें परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है और परिषद के ये सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक प्रशासक या उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों पर सीधे तौर पर केंद्र सरकार का शासन होता है, इसलिए राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 में कहा गया कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा उनके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से उस सीमा तक किया जाएगा जैसे वह उचित समझे। प्रशासक राज्य सरकार के नहीं बल्कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में कमला हैरिस किस पार्टी से चुनाव लड़ी थी? डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव लड़ी थी, जिसमें 226 सीटें ही जीत पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति में सैनिकों को संगठन और उन्हें विद्रोह में शामिल करने के लिए डैश भाषाओं में उद्घोषणा जारी किया गया था। उर्दू, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी में उद्घोषणा जारी किया गया था। एआई क्लाउड किसने लॉन्च किया है? रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने 28 अगस्त 2024 को आयोजित 47वें वार्षिक आम बैठक में जियो एआई क्लाउड सेवा का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य लोक सेवाओं के अध्यक्ष और सदस्यों के पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। 1974 का संविधान के 35वें संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम से संबंधित है, जिसमें जो सिक्किम को जो स्व राज्य के रूप में बनाया गया था। बाद में जो 36वां संशोधन हुआ उसमें जो है सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तमिल में उपलब्ध सबसे पुराना साहित्यिक कार्य कौन सा है? तोल्कापियम है। तोल्कापियम तमिल भाषा का एक व्याकरण ग्रंथ है। इसे 200 ईस्वी पूर्व में संगम साहित्य के दौरान काव्य के रूप में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम पंचवार्षिक योजना किस पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम डैश में पारित किया गया? 1976 में पारित किया गया। 42वें संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसने भारतीय संविधान में भारी संख्या में संशोधन किया गया। इसे 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था। इसे सबसे विवादास्पद संशोधनों में से एक माना जाता है। 42वां संशोधन अधिनियम को आमतौर पर 1976 के संविधान अधिनियम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरठ में विद्रोह के बाद विद्रोही सैनिक कहाँ पहुंचे थे? दिल्ली में पहुंचे थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य डैश पर जोर देना था, औद्योगिक क्षेत्र पर जोर देना था, और ये जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा का वर्णन करता है, और ये जो है डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांत है जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास किस देश के बीच होता है? भारत और मलेशिया के बीच होता है। तो सेकेंड शिफ्ट के भी सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब चलिए थर्ड शिफ्ट के सभी प्रश्न देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से? शूटिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे? इसके बाद उन्होंने सांप्रदायिक उन्माद की शांति के लिए आमरण अनशन किए थे। चौरी चौरी की घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे, और ये कब हुआ था? 1922 में हुआ था। लाला लाजपत राय ने किस कमीशन का विरोध किया था? साइमन कमीशन का विरोध किए थे। ऑपरेशन शक्ति किन दो देशों के बीच आयोजित होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है? भारत और फ्रांस के बीच ऑपरेशन शक्ति अभ्यास होता है।
पेरिस ओलंपिक 2024 में हॉकी में कौन सा पद जीतने पर प्रत्येक खिलाड़ी को कितना राशि दिया गया? हॉकी टीम प्रत्येक सदस्य के लिए 15 लाख रुपए का कैश पुरस्कार दिया गया। औपनिवेशिक काल में भारत किसका निर्यात करता है? औपनिवेशिक काल में भारत से जूट, ऊन, नील, कपास, गन्ना, चाय, कहवा, तिलहन और चमड़े जैसे कच्चे माल और तैयार उत्पाद का निर्यात किया जाता था। 1850 में भारत में सबसे ज्यादा ब्रिटेन को क्या निर्यात किया जाता था? रॉ कॉटन यानी कच्चा कपास का जो उसको निर्यात किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा सभ्यता के स्थल से प्यासे कौवे की कहानी के साक्ष्य मिले हैं? लोथल से मिला है। निम्नलिखित में से किस देश ने द्वारा नेशनल फ्यूल कोटा स्कीम शुरू किया गया था? श्रीलंका के द्वारा शुरू किया गया था। इन रिलेशन टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी वेग समय ग्राफ के संबंध में किसके बारे में बताता है? यह जो है वक्र के नीचे और समय अक्ष के ऊपर का क्षेत्र विस्थापन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना किस योजना में शामिल कर लिया गया है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी मनरेगा में इसको शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सबसे उत्तरी हिमालय और दक्षिणतम हिमालय क्रम में कौन सा हो जाएगा? महान हिमालय और शिवालिक हिमालय हो जाएगा। भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? यानी द्विसदनात्मक 6 राज्यों में है। वो कौन कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, घरों का 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? गुजरात है। 2024 में किस देश में कई जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष हुए जिनमें जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा शामिल था? बांग्लादेश में हुआ था। एस्पाओ नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? एस्पाओ नृत्य भारत के लद्दाख की चांगपा जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में गणगौर उत्सव मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है, जिसमें देवी गौरी पार्वती के सम्मान में मनाया जाता है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। यमुना गंगा की नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह सीधे समुद्र में नहीं गिरती है। जिन प्रमुख राज्यों से होकर नदी बहती हुए उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से बहती है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन है? सुरेंद्र कुमार चौधरी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन के बारे में संगठन के बारे में चर्चा किया गया है। यह किसके सिद्धांत पर आधारित है? यह जो है गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 बी पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग डैश द्वारा स्थापित किया गया। 102वां संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा इसे शामिल किया गया, जिसमें जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। वित्त वर्ष 21-22 के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका चीन को पीछे छोड़ दिया और भारत के शीर्ष व्यापार भागीदार के रूप में उभरा। दोनों देश के बीच कुल जो है 109.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। सूत पीटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपीटक ग्रंथों को बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक माना जाता है। 3 पीटक है, विनय पीटक जो संघ का संचालन करता है, सूत पीटक जिसमें बुद्ध के उपदेशों पर सबसे बड़ी पुस्तक है, अभिधम्म पीटक ये जो है तत्व मीमांसा पर माना जाता है। इन पुस्तकों को विभिन्न बौद्ध परिषदों द्वारा संकलित किया गया है। बड़ा लाचला दर्रा लेह जिले को डैश से जोड़ता है? मनाली से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि निम्नलिखित में से किस अधिनियम से प्राप्त हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1858 से प्राप्त हुआ था। मैत्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? भारत और थाईलैंड के बीच होता है। जितने भी संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसको एक बार जरूर देख लीजिए क्योंकि लगातार इसे प्रश्न बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतमाला परियोजना के पहले चरण की लंबाई कितना है? 34,800 किलोमीटर है। तोल्काप्पियम क्या है? एक यह व्याकरण ग्रंथ है। तोल्काप्पियम ग्रंथ तमिल भाषा में लिखा गया। यह तमिल व्याकरण पर लिखा गया सबसे पुराना ग्रंथ है। अरब सागर में कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? सिंधु नदी बनाती है। सरदार सरोवर बांध डैश राज्य में और डैश नदी पर स्थित है? ये जो है गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। BCG का फुल फॉर्म बताना, इसका क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? बैसिलस कैलमेट गुरिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कोनिडाला पवन कल्याण किस पार्टी से है? जन सेवा पार्टी से है। तांबे की छर्म को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध डैश होता है? बढ़ जाता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1928 में हुआ था। कोशिका में ऊर्जा कहाँ संचित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होता है।
तो ये तीनों शिफ्ट के 9 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के सारे प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या आप डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा एसएससी एस्पिरेंट्स आवर, आपको वो चैनल मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिए, जिससे आपको लगातार जो है रेलवे एसएससी के सभी जो है इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।